नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम कह सकते हैं निर्णायक मोड़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1857 का विद्रोह, इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, सिपाही विद्रोह भी। तो आज हम ये देखेंगे कि ये चिंगारी आखिर भड़की कहाँ से और कैसे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि 10 मई 1857 से पहले भी माहौल मतलब तनाव तो था ही। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौजें थीं उनमें भारतीय सिपाहियों के बीच असंतोष काफी बढ़ रहा था। कई वजह थीं, जैसे हमें पता चलता है कि सिपाहियों को तनख्वाह कम लगती थी, तरक्की बहुत धीमी थी। फिर अवध जैसे राज्यों को जब कंपनी ने मिला लिया तो उसका भी बहुत गुस्सा था, क्योंकि बहुत से सिपाही अवध से ही आते थे। और हाँ, कुछ हद तक ये भावना भी थी कि अंग्रेज उनके सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखल दे रहे हैं। तो जमीन तैयार थी, कह सकते हैं। मतलब बारूद तैयार था, बस चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी क्या बनी? जाहिर है वो एनफील्ड राइफल वाले कारतूस। वही फौरी वजह बनी। एनफील्ड राइफल के जो नए कारतूस आए थे उनको राइफल में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। और अफवाह फैल गई, या शायद सच भी था, कि इन कारतूसों पर जो ग्रीस लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। और यहीं पर मामला एकदम बिगड़ गया, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही सिपाहियों की जो धार्मिक भावनाएं थीं वो बुरी तरह आहत हुईं। उनके लिए सिर्फ एक कारतूस का मसला नहीं था, ये उनके धर्म पर सीधा हमला माना गया। यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या ये जानबूझकर किया गया था या बस अंग्रेजों की लापरवाही थी? इस पर कुछ पता चलता है? देखिए, इस पर अलग अलग राय मिलती है। कुछ मानते हैं कि ये अंग्रेज अफसरों की तरफ से एक तरह की संवेदनहीनता थी या लापरवाही। वो शायद समझ ही नहीं पाए कि इसका क्या असर होगा। लेकिन कुछ का मानना है कि ये जानबूझकर किया गया अपमान था। पर सिपाहियों के नजरिए से देखें तो फर्क नहीं पड़ता, नतीजा एक ही था, उनके धर्म पर खतरा। ये उनके लिए उनके विश्वास पर, उनकी पहचान पर हमला था। तो फिर 10 मई 1857 मेरठ छावनी में उस रात क्या हुआ? बात सिर्फ कारतूस इस्तेमाल ना करने तक तो नहीं रुकी होगी। जब कुछ सिपाहियों ने, जिन्होंने कारतूस इस्तेमाल करने से मना किया था, उन्हें सजा दी गई तो बाकी सिपाही भड़क गए। उस रात मेरठ में खुला विद्रोह हो गया। हमें जो पता चलता है, सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया, जेलखाना तोड़कर अपने साथी सिपाहियों को छुड़ा लिया और जो भी अंग्रेजी हुकूमत की निशानियां थीं उन्हें निशाना बनाया। मतलब एक तरह से मेरठ पर उनका कब्जा हो गया। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, वो दिल्ली की तरफ चल पड़े। दिल्ली जाना बहुत अहम फैसला था। देखिए, दिल्ली उस वक्त भी मुगल बादशाहत की निशानी थी। भले ही बादशाह बहादुर शाह जफर के पास असल ताकत नहीं थी, वो अंग्रेजों के पेंशन पर थे, पर दिल्ली फिर भी भारत की पुरानी हुकूमत का, संप्रभुता का प्रतीक थी। तो मेरठ के सिपाहियों का दिल्ली जाना एक तरह से अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती देना था और एक पुरानी भारतीय सत्ता के केंद्र से खुद को जोड़ना था। शायद ये बहुत सोची समझी रणनीति ना भी हो, पर विद्रोह को एक पहचान दिलाने का एक स्वाभाविक कदम था। और 11 मई को वो दिल्ली पहुंच गए। वहां उन्होंने बहादुर शाह जफर द्वितीय को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया, अपना नेता मान लिया। ये एक कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक था। प्रतीकात्मक तौर पर ही सही, जैसा मैंने कहा, बहादुर शाह जफर असल में शक्तिहीन थे, पर वो मुगल खानदान के वारिस थे, अंग्रेजों से पहले जिनका राज था। तो उन्हें नेता मानने से ये जो विद्रोह था, जो अब तक बस सिपाहियों का लग रहा था, उसे एक अखिल भारतीय पहचान देने की कोशिश हुई। एक राजनीतिक लेजिटिमेसी, एक वैधता देने की कोशिश की गई। संदेश ये गया कि ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं, बल्कि अंग्रेजी राज के खिलाफ एक संगठित लड़ाई है, जिसका एक चेहरा है, एक नेता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, पहले से जमीन तैयार थी, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक वजहों से गहरा असंतोष, फिर चर्बी वाले कारतूसों ने एक चिंगारी का काम किया। 10 मई को मेरठ में विद्रोह भड़का और फिर विद्रोही दिल्ली गए और बहादुर शाह जफर को नेता बनाकर इसे एक बड़ा राष्ट्रीय रूप देने की कोशिश की। ये जो शुरुआती घटनाएं हैं, मेरठ से दिल्ली तक का सफर, ये दिखाता है कि कैसे एक स्थानीय गुस्सा, एक खास धार्मिक अपमान कितनी तेजी से एक बड़ी चुनौती में बदल गया और उसने कैसे एक पुराने स्थापित प्रतीक के जरिए संगठित होने की कोशिश की। इससे ये भी पता चलता है कि असंतोष कितना गहरा था कि एक घटना उसे इतना फैला सकी,
कम से कम शुरुआत में, और यहीं से फिर ये आग देश के दूसरे हिस्सों में भी फैली। अगर वो कारतूस वाली घटना न होती तो क्या होता? क्या 1857 का विद्रोह फिर भी होता? शायद किसी और शक्ल में, किसी और बहाने से, किसी और वक्त पर। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। जमीन तो तैयार थी ही, शायद कोई और चिंगारी मिल जाती। खैर, ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं आगे सोचने के लिए।